नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आपका बहुत स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या मस्जिद क्या मंदिर हर जगह से या तो लाउडस्पीकर हटवा दिया या उसकी आवाज इतनी कम करवा दी कि दूसरे को परेशानी ना हो। और इसको ही लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज की आज जमकर तारीफ की है। आप एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि राज ठाकरे को योगी पसंद है। यहां तक कहा कि यूपी में योगी है लेकिन हमारे यहां भोगी है। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल जो आज हमने ट्विटर पर आपसे पूछा है, एबीपी न्यूज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे ने बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए योगी मॉडल की तारीफ की है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को जाके क्लिक करिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। @ABP न्यूज हमारे ट्विटर हैंडल पर जवाब जरूर दें। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल जवाब भी आपको दिखाएंगे कि जनता क्या सोचती है, समझती है। सवाल फिर दोहरा देता हूं कि क्या राज ठाकरे ने बीजेपी से दोस्ती करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए योगी मॉडल की तारीफ की है? देखा जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो फैसलों के लिए हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सकारात्मक तौर पर सुर्खियों में रहे हैं। एक उनका बुलडोजर और दूसरा उनका लाउडस्पीकर पर फैसला। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लाउडस्पीकर पर उनकी सख्ती किसी साइलेंट बुलडोजर जैसी थी, वो अपना रंग दिखा रही है। उसका राजनीतिक असर महाराष्ट्र में साफ तौर पर दिख रहा है, जहां बीजेपी से लेकर MNS तक योगी योगी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, योगी के कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उसी महाराष्ट्र में बहुत से लोग हैं जो अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को योगी के उस शब्द के जवाब में भोगी कहने लगे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट सीधे मुंबई से। बस शासन का आदेश आया और उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की अजान और मंदिरों के मंत्र से उठे शोर की आवाज नीचे हो गई। ये तस्वीरें लखनऊ की रानी मस्जिद की हैं, जहां पुलिस प्रशासन पहुंचा और लाउड स्पीकर हटा दिए। लोग वेल अवेयर हैं और सभी को जानकारी है। ये कोर्ट के आदेश हैं, उसके बाद शासन ने उसको पालन कराने का आदेश किया है। सभी सहयोग कर रहे हैं और बहुत जगह हमें जाना भी नहीं पड़ा, अपने आप लोगों ने कर लिया। जी, सरकार का आदेश है और कोई विरोध पैदा ना हो। हम लोग सब आपस में सौहार्द से रहते हैं हमेशा से, और किसी बात से कोई लड़ाई झगड़ा ना पैदा हो, हम लोग काम करते हैं। योगी सरकार का हुक्म आया कि धर्म कर्म ठीक है, लेकिन कानों में प्रदूषण पिघलाने वाला शोर क्यों होगा? फिर क्या था? मुख्यमंत्री योगी ने लाउड स्पीकर पर रिपोर्ट तो 30 अप्रैल तक मांगी है, लेकिन एक्शन देखिए कि 2 दिन पहले ही 18,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटा दिए गए और 40,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज स्लो, बहुत स्लो हो गई। सरकार साफ कह रही है, आवाज नीचे। आज सुबह 10 बजे तक लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है, तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज इधर धीमी हुई, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की आवाज लखनऊ से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई तक पहुंच गई। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ घमासान मचाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने योगी को अपना सलाम भेजा, बधाई का पैगाम भेजा। मैं धार्मिक स्थलों, खासतौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए योगी सरकार को बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, बल्कि हमारे पास भोगी हैं।
उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि आएगी। राज ठाकरे ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एक तो बीजेपी में उभरे नए सुपरस्टार योगी आदित्यनाथ के दिल में जगह बनाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भोगी कहकर अपने भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर प्रहार कर दिया। शिवसेना को मिर्ची लगनी थी सो लग गई। आज भगवा हिंदुत्व राज ठाकरे जी को पसंद आ गया है और योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े फैन हो गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन भगवाधारी के साथ साथ मन में गंगा जल को भी उतारना पड़ेगा, एक पवित्रता भी लानी पड़ेगी। राज ठाकरे ने योगी के बदले में भोगी की तुकबंदी क्या मिलाई? महाराष्ट्र में बीजेपी भी अपने योगी को याद करने लगी, लेकिन इशारों में वो उद्धव ठाकरे को कुछ याद दिलाना चाह रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के इस ट्वीट को देखिए। ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। राज ठाकरे की लाउड स्पीकर के खिलाफ हल्ला बोल अजान तक सिमटी थी, लेकिन यूपी में जब योगी सरकार का डंडा चला तो मंदिरों के भी लाउड स्पीकर हट गए या आवाज नीची कर ली। और वो कहते हैं ना कि पहला प्रयोग खुद पर किया जाता है, तो सबसे पहले लाउड स्पीकर की आवाज मुख्यमंत्री के गोरखनाथ मठ में कम हुई, जहां लाउड स्पीकर का मुंह बाहर की जगह मंदिर परिसर की तरफ कर दिया गया और साथ ही कह दिया गया, आवाज नीचे। शासन प्रशासन का नियम जब बना है उसका तो पालन हमको करना ही है और उसके अनुसार हम लोग पालन कर भी रहे हैं। फिर तो दूसरी जगहों के मंदिर मस्जिद हो या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के, हर जगह शोर पर सन्नाटा छाने लगा। और फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने कहा क्यों मचेगा शोर शराबा, अब रहेगी आवाज नीचे। जो मंदिर परिसर है उसके बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, इसका फॉलो हम लोगों ने किया है। और शुरू से भाई देखिए, संविधान सम्मत बात हो तो अच्छी बात है। संविधान सबके लिए एक समान है और एक अधिकार से सबको रहना चाहिए, चाहे वो अजान हो चाहे कोई किसी भी धर्म के हो। हम किसी को जो है किसी जात पात की बात नहीं करते, हम साफ कहते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज को धीमी होनी चाहिए, क्योंकि अजान की आवाज नमाजियों के कान में खुद ब खुद पहुंच जाती है, वो अपने यहाँ मस्जिद तक पहुंच जाते हैं। कहीं प्रशासन लाउड स्पीकर उतारने पहुंचता है तो कहीं लोग खुद ही उतारने लगे हैं। वैसे भी धर्म के अंगने में लाउड स्पीकर का क्या काम है? अयोध्या से संजय त्रिपाठी के साथ मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। आप पवित्र नवरात्र से लेकर रमजान के इस पाक महीने में देखेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह पे दंगे फसाद की खबरें आई हैं। सांप्रदायिक हिंसा हुई, खून खराबा हुआ, तनाव का माहौल बना, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं से किसी सांप्रदायिक हिंसा या दंगे की तनिक सी भी खबर नहीं आई है। आप देखिए कि योगी ने लाउडस्पीकर हटाने या उसकी आवाज कम करने का फैसला लिया है और इसे पूरा भी कर दिया है। जहां भी अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चलने लगा, जिसका दूसरे राज्यों ने भी उस फॉर्मूले को अपनाया। सीएम योगी का लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का फैसला हो या बुलडोजर का, वो इसलिए भी हिट रहा कि योगी ने इसका प्रयोग अपने मठ से शुरू किया। सड़क चौड़ी करने के लिए गोरखनाथ मंदिर का बाहरी गेट टूटा तो मंत्रोच्चार के लिए लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई और उसका मुंह मंदिर की तरफ यानी भीतर की तरफ मोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि योगी ने साबित कर दिया कि प्रशासन चाह ले तो दंगे नहीं हो सकते। इस एक्शन में देखिए तो लाउडस्पीकर का शोर थमने लगा, लेकिन बुलडोजर की स्पीड बढ़ने लगी। योगी का बुलडोजर मॉडल इस कदर हिट हुआ कि दूसरे राज्यों में अतिक्रमण हटाने से कानून व्यवस्था संभालने तक के लिए बुलडोजर का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। बुलडोजर की आहट इतनी तेज है कि दिल्ली के शाहीन बाग में लोग खुद ही अपना सामान आज अचानक हटाने लगे। देखिए दिल्ली में मेरे सहयोगी दीपक रावत और लखनऊ से रणवीर की ये दिलचस्प रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का लोहा कानून व्यवस्था की इबारत गढ़ रहा है, तो दिल्ली में बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि चलने से पहले ही शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वाले बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। ये वही शाहीन बाग है जहां सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने
100 दिनों तक पूरा रास्ता रोके रखा था। लेकिन साल बदला, सियासत बदली तो सत्ता के प्रतीक भी बदल गए। बिना हंगामे के लोग कानून का दायरा मानने लगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगाग्रस्त इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो बाकी जगहों के भी अतिक्रमण की फाइलें खुलने लगी। निगम की लिस्ट में उस शाहीन बाग का नाम भी था जहां 100 दिन सड़क बंद करके CAA का विरोध हुआ था। दिल्ली नोएडा के लाखों लोग परेशान रहे, लेकिन इस बार जब बुलडोजर की आहट हुई तो लोग खुद हरकत में आ गए। इस वक्त शाहीन बाग में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, लोग जो सामान है दुकानों के बाहर उसे यहाँ से हटा रहे हैं। दरअसल MCD लगातार अलग अलग इलाकों का सर्वे कर रही है और MCD की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कवायद अब शुरू की जाएगी। फर्नीचर का सामान है, उस सामान को अब ये लोग खुद ही हटा रहे हैं। इनका कहना है कि इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो उससे पहले ये यहाँ से अपना सामान हटाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो खबर आई है कि हटाना सामान अतिक्रमण खत्म करना, इसलिए हटा रहे हैं। MCD वाले आए थे आपके पास? नहीं आया तो कोई नहीं हमारे पास। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सर आप क्यों हटा रहे हैं सामान? MCD आ रही है इसलिए हटाया जा रहा है। आए थे आपके पास MCD? शाहीन बाग में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की तारीख नहीं बताई थी, लेकिन उसी के पास सरिता विहार के जसोला गांव में बुलडोजर चलना था, मगर कार्रवाई टाल दी गई। वजह पुलिस कह रही है कि 10 दिन पहले बताएंगे, तभी जरूरत के हिसाब से सुरक्षा बल मिलेंगे। पुलिस की तरफ से यही कहा गया था कि अभी फोर्स पूरी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अब हम इस वीक के अंदर अंदर ये कार्रवाई, जैसी हमारी फोर्स हमें पूरी मिल जाएगी हम वैसी कार्रवाई कर देंगे। दिल्ली में बुलडोजर पार्ट 2 शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीति रुक नहीं रही। 15 साल से इस दिल्ली के अंदर पैसे लेकर कब्जे कराए गए। जब कब्जा कराया तब भी वसूली किया, अब कब्जा हटाने के नाम पर अब वसूली का धंधा शुरू हुआ है। बुलडोजर कहीं सियासत का हथियार बना तो कहीं कानून का राज कायम करने का हथियार। वजह चाहे जो भी हो, यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल अब देश भर में फैल चुका है। ताजा तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। मसूरी में सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनी पर चला। 20 साल से कॉलोनी बसी थी, जिसमें तालाब की जमीन भी शामिल थी। अब वापस सरकार के कब्जे में जमीन आ जाएगी। कहीं अवैध निर्माण तो कहीं माफिया पर बुलडोजर का रौद्र रूप जारी है। मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह के गुर्गे अजय सहगल की 7 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। दावा है कि निगम पार्क की जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनाई गई थी और अब सरकार इन्हें धराशायी कर रही है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूमाफिया से लेकर अवैध निर्माण करने वालों तक बुलडोजर किसी को बख्श नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल की शुरुआत आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी, जब गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति गिराई गई थी। पुलिस वालों पर हमला करने वाले विकास दुबे का साम्राज्य बुलडोजर ने ढहा दिया था। विकास दुबे की सल्तनत पर बुलडोजर चला, फिर तो माफिया अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण धूल फाकने लगे। कभी से बुलडोजर चुनावी मुद्दा बना, विरोधी छाती पीटने लगे और योगी का बुलडोजर शहर दर शहर अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूटा। नतीजा, चुनाव में कानून व्यवस्था के नाम पर योगी आदित्यनाथ की जीत का डंका बजा और बुलडोजर मॉडल यूपी की सरहद को पार कर गया। लगभग 30-40 हजार धर्मगुरुओं के साथ बैठकर 1-to-1 जो है बातचीत हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया है। धर्मगुरुओं को से निवेदन किया गया है कि हर संभव जो है सहयोग दिया जाए। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी की है, तो एक समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है और हर धर्म के लोगों ने सहयोग इसमें दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। योगी सरकार 2 की तस्वीर बदली हुई है। चाहे बुलडोजर हो या लाउड स्पीकर, योगी मॉडल की तारीफ हर जगह होने लगी है। तभी तो सीएम योगी मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक के लिए गाइडलाइंस तय कर रहे हैं, ताकि योगी मॉडल सिर्फ बुलडोजर लाउड स्पीकर तक सीमित न रहे। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, यूपी में इस दौरान एक भी दंगे नहीं हुए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले जरूर अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 धर्म नगरी की तस्वीरें हैं, एक अयोध्या की तो दूसरी वाराणसी की। अयोध्या में मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंकने की तस्वीरें सामने आई। आप सीसीटीवी में देखिए कि पोस्टर फेंकने वाले
मुस्लिम टोपी लगाए हुए हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अयोध्या पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया और पता ये भी चला कि ये सभी मुस्लिम टोपी पहनकर कानून बिगाड़ने वाले हिंदू योद्धा संगठन के सदस्य हैं। यानी मुस्लिम टोपी पहनकर आए लेकिन सब के सब हिंदू हैं। इस संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर एनएसए भी लगा दिया है। इनमें पहला नाम महेश मिश्रा का है। इसके अलावा प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे शामिल हैं। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की यह तस्वीर होगी। बीएचयू के वाइस चांसलर सुधीर जैन साहब ने महिला महाविद्यालय के ज्योति कुंज हॉस्टल में कल शाम रोजा इफ्तार की दावत दी, जिस पर आज बीएचयू में हंगामा हुआ। आक्रोशित छात्रों ने कुलपति का पुतला फूका, फिर वीसी आवास के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुरानी तस्वीरें जारी करके सफाई दी कि यूनिवर्सिटी में पहले भी इफ्तार की दावतें होती रही हैं, इस बार कुछ अजूबा नहीं हुआ है। ये वो पुरानी तस्वीर है पिछली इफ्तार दावतों की। हनुमान चालीसा से याद आया कि महाराष्ट्र की सियासत में हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद अब डी कंपनी यानी दाऊद कंपनी तक पहुंच गया है। एबीपी न्यूज पर इसी शो में जब कल संजय राउत से मैंने बात की थी तो उन्होंने नवनीत राणा को, सांसद नवनीत राणा को एक प्यादा, एक मोहरा बताया था और कहा था कि मुंबई का माहौल बिगाड़ने की साजिश कोई कर रहा है, बड़ी साजिश की जा रही है जिसमें नवनीत राणा एक मोहरा है और इसी के पीछे डी कंपनी का हाथ साफ तौर पर संजय राउत ने कहा। संजय राउत इशारा कर रहे थे कि नवनीत राणा के पीछे भाजपा है और भाजपा ये कुछ, बीजेपी ये कुछ कर रही है डी कंपनी के इशारे पर। यह आरोप नवनीत राणा के उस हलफनामे को लेकर है जिसमें राणा के यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए लोन लेने का जिक्र है। तो सवाल है कि इसमें अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक ये इल्जाम लगता रहा कि महाराष्ट्र में अगर अंडरवर्ल्ड से, दाऊद से किसी के संबंध हैं तो एनसीपी के हैं। लेकिन ये पहली बार है कि सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना अब ये इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी डी कंपनी के इशारे पर महाराष्ट्र में अनरेस्ट यानी अस्थिरता फैलाना चाहती है। देखिए सियासी संग्राम पर रौनक कुकड़े और जितेंद्र दीक्षित की ये खास रिपोर्ट। क्या डी कंपनी का प्यादा है नवनीत राणा? नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। क्या मुंबई में दंगे भड़काने की थी कोशिश? राणा के लकड़ावाला कनेक्शन का क्या है सच? हनुमान चालीसा की लड़ाई डी कंपनी तक आई। पूजा पाठ आराधना चल रही है। नवनीत राणा के पति रवि राणा भले ही अपना जन्मदिन जेल में मना रहे हों, लेकिन उनके समर्थक उनके लिए दुआओं में लगे हैं। राणा दंपति की बेटी भी इस पूजा पाठ में शामिल है और अपने माँ बाप की जल्द रिहाई की कामना कर रही है। तो यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है, क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। वैसे भी राणा दंपति को दुआओं की इस वक्त बहुत जरूरत है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद में राजद्रोह लगा और अब यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लेने की बात का बतंगड़ बन गया है। बुधवार को एबीपी न्यूज के प्राइम टाइम शो इंडिया चाहता है में जब हमने संजय राउत से इस आरोप और नवनीत राणा पर लगे राजद्रोह पर सवाल किया तो राउत ने इस पूरे विवाद के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई और इसका लिंक दाऊद गैंग से जोड़ दिया। इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना आपकी मुंबई में, महाराष्ट्र में तूती बोलती है, आपके मुख्यमंत्री है शिवसेना के, वो एक सांसद के मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों डर गए? और वो महिला तो अपने घर से निकली भी नहीं, आप घर से पकड़ के लाया और अरेस्ट कर लिया और सेडिशन लगा दिया। नवनीत राणा जैसे लोग पैदे होते हैं और मैंने जो आपको बताया, मैंने बताया ना कि उसका जो फाइनेंशियल कनेक्शन डी गैंग से आया है। 1992 में बाबरी गिरने के बाद मुंबई में जो माहौल पैदा हुआ था उसमें भी डी गैंग थी
अभी भी ये हनुमान चालीसा और ये सब जो चल रहा है ना, उसके पीछे सब मुंबई में दंगे भड़काना, मुंबई में पूरा एक बार माफिया राज करना, ये भी उसके पीछे यही कनेक्शन है। ये सब लोग प्यादे हैं। संजय राउत ने एबीपी न्यूज पर नवनीत राणा पर आरोप लगाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उबाल आ गया। नवनीत राणा के समर्थन में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार उतर आए। डी गैंग के जो एजेंट नवाब मलिक है और नवाब मलिक ने किया हुआ कारोबार जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों के साथ है और जो नवाब मलिक ने पैसा डी गैंग के लोगों को दिया है, ये सबका परिमाण और परिणाम मुंबई में दंगा कराने के समर्थन में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का है। ये संजय राउत को कहना होगा वो सच है। मामला पैसों के लेन देन का है, लिहाजा संजय राउत ईडी से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर साजिश की बात है तो खुद जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। मैंने फिनेंशियल आर्थिक जो उनसे जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में बताया है, आर्थिक व्यवहार जो है उस बारे में बताया। अगर नवाब मलिक की जांच हो सकती है, अनिल देशमुख की जांच हो सकती है, हमारी जांच हो सकती है, किसी के साथ व्यवहार किया इसलिए, तो मैंने इतना ही कहा है कि इसकी भी जांच हो जाए। सरकार में सत्ता में वो बैठे हैं, एक महिला से, एक महिला सांसद से इतना डरते क्यों हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके पास है, बोल के क्या होगा? इन्वेस्टिगेट करके दिखाए, जो बोलते हैं उसको कागज पर उतार के दिखाए या जनता की माफी मांगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच कराने का मन बना रही है। सर, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जो मुंबई की, वो कहीं ना कहीं जांच करेगी जो यूसुफ लकड़वाला और नवनीत कौर राणा के संबंध जिस तरह से जरूर जांच करेंगे। बीजेपी इस मामले में लगातार संजय राउत पर हमलावर है। राउत ने नवनीत राणा का हलफनामा ट्विटर पर डाला तो बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की लकड़ावाला के साथ तस्वीरें डाल दी। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उम्मीद जताई थी कि जिन राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया है, उनकी गुजारिश के बाद अब उसे वो कम कर देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। पीएम के कल के बयान पर आज चौतरफा हमले हुए। पीएम के आंकड़ों के बदले आंकड़े रखे गए और अपील के बदले अपील कर दी गई। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि महंगाई पर किस कदर देश में राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। आपसे मेरी प्रार्थना कि देश हित में आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पीएम की ये प्रार्थना विरोधियों को मिर्ची की तरह लग गई और ऐसी लगी कि सब के सब खर्चा पानी लेकर केंद्र सरकार पर चढ़ बैठे। उलाहना देने लगे कि टैक्स बढ़ाओ तुम और वैट घटाएं हम। वाह जी वाह, ये कोई बात हुई। और कल पीएम ने जो आंकड़े दिए कि किस गैर बीजेपी शासित राज्य ने पेट्रोल डीजल पर वैट से कितना कमाया, ये बात तो इतनी नागवार गुजरी कि आज सब गिनाने लगे कि केंद्र सरकार उनका कितना पैसा दबा कर बैठी है और खुद कितनी मलाई काटी है। खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है 17 लाख 17.3 लाख 202 करोड़ 242 करोड़। और आप स्टेट को बोलते हैं। जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है उनके बारे में प्रधानमंत्री जी का अलग रवैया और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अलग रवैया। देश के प्रधानमंत्री की एक भूमिका एक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, वैसी कल नहीं दिखी। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने की कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो शेष जो लगाए हैं 2 साल से शेष लगा हुआ है, 4% शेष ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं। विरोधियों के बयानों का लब्बो-लुआब ये है कि तेल की कीमत बढ़ाने में केंद्र कोई कम नहीं है। वकील प्रशांत भूषण ने अमेरिकी चिंतक बेंजामिन फ्रैंकलिन के कोट को ट्वीट कर इसे साबित करने की कोशिश की। लिखा, आधा सच ही तो अक्सर बड़ा झूठ होता है। और अब समझिए कि डीजल पेट्रोल पर कौन सी सरकार आपकी जेब पर कितनी कैंची चला रही है।
केंद्र सरकार ने 2014 में पेट्रोलियम उत्पाद से बतौर एक्साइज ड्यूटी 99,068 करोड़ रुपए कमाए थे, जो 2020-21 में बढ़कर 3,72,970 करोड़ रुपए हो चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान जैसी सरकारों की कमाई भी 2014 के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ कांग्रेस के और अन्य विपक्ष के जो प्रदेश हैं उन्होंने ही तेल पर टैक्स कम नहीं किया? छोटे प्रदेश हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वो टैक्स कम कर सकते हैं, लेकिन झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं कर सकते। तमिलनाडु इतना बड़ा प्रदेश है, टैक्स नहीं कम कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें जब भी आसमान छूती हैं, तो कमाई की लड़ाई में केंद्र और राज्य के बीच ऐसे ही तू मैं होती है और अक्सर इस लड़ाई में उन्हें ही भुला दिया जाता है जो असल में पिस रहे हैं। सरकारों की नीयत पर उनकी क्या राय है, लगे हाथ ये भी सुन लीजिए। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ अभी लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग बार बार मोदी जी निवेदन कर रहे हैं, उस निवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसकी जिम्मेदार है, ना सेंटर। पहले जो सफ़र 600 रुपये में हो जाता था, अभी उसकी कॉस्ट 750-800 रुपये चली गई है। अराउंड 20% का बर्डन बढ़ गया है। सरकार की नीतियाँ हैं जिम्मेदार इसके लिए। बस महंगाई पे यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं हाथ जोड़ के सरकार से, केंद्र से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, कुछ करे मिडिल क्लास के लिए। ये जनता है जनाब, जानती है कि तेल के खेल में कमाई की रेल कौन और किस रफ्तार से चला रहा है। अच्छा तो ये होता कि केंद्र और राज्य एक टीम बनकर जनहित में फैसले लेते, लेकिन यहाँ टीम नहीं, टक्कर हो रही है कि कौन कितना कमाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को दोषी ठहरा देगी, राज्य सरकार खासकर विरोधी दलों की सरकार केंद्र को दोषी ठहरा देंगे, लेकिन दोनों तरफ से आरोपों के पत्थर से लहूलुहान तो आम इंसान हो रहा है। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए, समझ जाएंगे कि कैसे संपन्न राज्यों में पेट्रोल की कीमत फिर भी थोड़ी सस्ती है, लेकिन जो गरीब राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पेट्रोल के दाम और ज्यादा चढ़े हुए हैं। यही हाल डीजल का भी है, यानी जो गरीब राज्य है, जहां पे ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, वहां पर कम राहत है। वहां के लोगों के लिए वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं प्रति लीटर पेट्रोल या डीजल खर्च करने के लिए। सरकारें अपने ऊपर जो तमाम टैक्स लगाती है उससे अपने खजाने भर रही हैं, कमा रही हैं, लेकिन जेब आम आदमी की कट रही है। हालत यह है कि कमाई अठन्नी है तो खर्चा रुपया हो चुका है। इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, महीने के आखिरी दिन सैलरी का इंतजार करता है, लेकिन मेहनत की वो कमाई महंगाई की भेंट चढ़ जाती है। लोग कह रहे हैं कि जिए तो जिए कैसे। उनके दर्द को समझने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। तेल के दामों में लगी आग से आना जाना मुश्किल। लोहे सीमेंट के दामों के चलते घर बनाना मुश्किल। खाना पकाने के तेल की महंगाई से खाना पकाना मुश्किल। कपड़े जूतों की कीमत इतनी कि उन्हें खरीदना मुश्किल। सब्जी राशन की महंगाई ने जीना किया मुहाल। जीने के लिए चाहिए कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान, तभी तो महंगाई की मार से परेशान हर इंसान यही कह रहा है। असर तो यह है कि लागत डबल हो गई, हर चीज पे रेट इतना दौड़ रहा है कि पूछो मत। ना स्कूल की फीस खत्म है, ना कुछ है, सब चीजें भरनी है, नहीं भरोगे तो पेनल्टी भी है। वो दिन नजदीक नहीं है कि मिडिल क्लास आत्महत्या पर ना उतरे। तो एक दौर था जब लोगों के लिए अपनी महबूबा के बिना जीना मुश्किल था, लेकिन महंगाई के इस दौर में हर इंसान यही कह रहा है कि जिए तो जिए कैसे इतनी महंगाई में। जिए तो जिए कैसे। पेट्रोल के दाम एक साल में 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। डीजल के दामों में 15 रुपए 94 पैसे इजाफा हुआ है। अलग अलग खाना पकाने के तेल में 7 से 25% का इजाफा एक साल में हुआ है। आलू के दाम 14%, तो प्याज के 7% बढ़ गए हैं। टमाटर की तो पूछे ही मत, टमाटर की कीमत 70% बढ़ गई है, वो भी सिर्फ एक साल में। पहले ही कोरोना ने कमर तोड़ दी थी, अब रूस यूक्रेन युद्ध ने रही सही कसर पूरी कर दी।
दिल्ली के इस दुकानदार की कहानी ऐसी ही है। माल महंगा खरीदो और कम मुनाफे में बेचो, यानी कमाई पर जबरदस्त चोट। अभी कुछ दिन के अंदर ही चावल में ही पिछली बार और इस बार के चावल में 10 रुपए किलो बढ़ गया। अब अगले दिन ग्राहक को वही चावल दे रहा हूँ तो रेट बढ़ा के दे रहा हूँ तो वो कहता भैया आप लूट रहे हो। एबीपी न्यूज की टीम ने देश की राजधानी में लोगों का दर्द जानने की कोशिश की तो हर किसी के मुंह से महंगाई की आह ही निकली। वेजिटेबल्स से सब चीजों पे इवन गेहूं, जो भी अनाज है, जो भी अपन सभी चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। किचन का ऑलमोस्ट डिफरेंस डबल से ट्रिपल हो गया है। सरकार को इसमें जो है ना सब्सिडी थोड़ा दे करके और आम आदमियों के लिए कुछ इस तरह का करे कि भाई महंगाई बढ़े लेकिन उसकी भरपाई सरकार के द्वारा हो। दिल्ली के जिया सराय में रेस्टोरेंट चलाने वाले विधिलाल शर्मा की दिक्कत तो और ज्यादा बड़ी है। सब्जी से लेकर गैस तक के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि खाने का दाम नहीं बढ़ा सकते। धंधे से कमाई नहीं है, लेकिन मजबूरी में चला रहे हैं। जो भी किचन में सामान लगता है सब महंगाई हो गया। बिजली बिल देखो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल देखो सरकार को हर चाहिए। किसी भी सरकार ने कभी ये नहीं देखा जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो किसी तरह का भी काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, जैसे हम लोग मेस चला रहे हैं, हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि तेल जो 19 में था वो उससे डबल आज हो गया है। हमारा रेट वहीं से वहीं है। खाने पीने का सामान, कपड़े, जूते और अब तो कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल भी महंगा मिल रहा है, जिससे मकान बनवाने वालों से लेकर सप्लायर और बिल्डर तक परेशान हैं। जो पुरानी सेविंग्स थी उसी में से सब जा रहा है। जितना इनकम आ रहा है, जिस हिसाब से बजट को सेट किया था, वो डिफिसिट में जा रहा है। 5-6 महीने से हर चीज़ पे करीब 20 से 30% की बढ़ोतरी नोटिस की जा रही है। खाने का तेल है उसमें भी रोज़ बढ़ रहा है। पेट्रोल है, हमारा कोई टारगेट है, हमने 20 किलोमीटर चलना रोज़, तो अगले दिन पता लगता है कि आज पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तब तो 15 ही जा पाओगे, 18 ही जा पाओगे। सब्जियों का रेट है, दालों का रेट है। आम आदमी का इस महंगाई के टाइम में समय गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन सरकारों का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकारें जो हैं किसी और ही मुद्दों को लेकर चल रही हैं। दिल्ली हो या लखनऊ या फिर पंजाब, हर तरफ एक सी है महंगाई की मार। सरकार भी धर्म संकट में है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन टूट गई है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को पहले ही हिला दिया था। अब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। लब्बो-लुआब ये कि जल्द ही महंगाई में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या राज ठाकरे ने बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए योगी मॉडल की तारीफ की है? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप सभी ने जो जवाब दिए हैं उसमें देखते हैं क्या नतीजे आए हैं। हाँ कहने वालों की संख्या 78% है, नहीं कहने वालों की संख्या 22% है। यानी ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि राज ठाकरे इसलिए योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ कर रहे हैं कि दरअसल उनको बीजेपी के साथ गठबंधन करना है, दोस्ती करनी है। तो इंडिया चाहता है में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद जरूर देखिए मास्टर स्ट्रोक रूबिका के साथ। गुड नाइट। हिंदी पर क्यों छिड़ा स्टार वॉर्स? भाषा पर बवाल या कमाई का सवाल? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।